एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थंजावुर के बारे में। ठीक है, तो ये थंजावुर था कहाँ पर, पहले आप इसकी लोकेशन देख लो। क्लियर है ना। तो ये आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा और साउथ में जो स्टेट है तमिलनाडु, इसी तमिलनाडु में लोकेटेड है ये थंजावुर। ठीक है, हम इसको मराठों के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। ये यहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम ना अब मराठों का जो साउथ में इनका जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में जानेंगे। तो एकोजी जो थे, जो कि छत्रपति शिवाजी के हाफ ब्रदर थे। हाफ ब्रदर यानी कि सौतेले भाई थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि एकोजी कौन थे, तो वो थे छत्रपति शिवाजी के हाफ ब्रदर। ये आंसर होगा। ठीक है, तो एकोजी ने थंजावुर रीजन को कॉन्क्वायर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। और ये थंजावुर जो है वो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, मैंने आपको दिखा ही दिया। ठीक है, कब कब्जा किया था? लेट 17th सेंचुरी में। क्लियर हुआ। तो इसी के साथ में जो थंजावुर वाला एरिया है, जो साउथ वाला एरिया है इंडिया का, वहाँ पर मराठा रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो थंजावुर मराठास जो थे, इन लोगों ने एक सिंक्रेटिक कल्चर बनाने में हेल्प की। सिंक्रेटिक कल्चर मतलब क्या होता है? जब दो कल्चर या दो से ज़्यादा कल्चर आपस में मिलते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो एक मिक्स्ड कल्चर बनता है उससे। ठीक है, तो वही चीज़ होती है सिंक्रेटिक कल्चर। अब जैसे ये मराठी हैं, ये महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो अपना कल्चर लेकर आएंगे। ठीक है, और यहाँ तमिलनाडु में या थंजावुर में पहले से ही साउथ इंडिया का कल्चर है, तो दोनों कल्चर मिलेंगे तो एक मिक्स्ड कल्चर बनेगा। वही चीज़ होती है सिंक्रेटिक कल्चर। क्लियर हुआ। तो ये कल्चर रिच था। ठीक है, रिच का मतलब क्या है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं, और जैसे अलग अलग पेंटिंग में, म्यूज़िक में, डांस में, इन सब में डेवलपमेंट होता है। और ये कल्चर फुल ऑफ इनोवेशन था, मतलब यहाँ पर जो है वो अलग अलग नई नई चीज़ें निकल कर आती रहीं। ठीक है, और जो थंजावुर के मराठे थे, ये ग्रेट पैट्रॉन थे। पैट्रॉन यानी कि संरक्षक थे, मतलब कि जैसे जो पोएट्स वगैरह होते हैं, पेंटर वगैरह होते हैं, इन लोगों को अपने दरबार में रखते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको खाने पाने की जो है वो व्यवस्था करते हैं उनकी, और उनको काम देते हैं। तो उन लोगों को अपनी रोज़ी रोटी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें जाकर जो है वो कमा कर लाना होगा, तब हमारा खाना खर्चा जो है वो चल पाएगा। इस चीज़ की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। तो फिर वो अपना पूरा ध्यान अपनी स्किल पर लगा पाते हैं। ठीक है, जैसे पेंटर है कोई, तो वो पेंटिंग पर पूरा ध्यान लगा सकता है, उसमें नए नए इनोवेशन कर सकता है। कोई आर्टिस्ट है, कोई जो है म्यूजिशियन है, तो वो उसमें ध्यान लगा सकता है। तो ये फ़ायदा होता है पैट्रोनेज का। ठीक है, तो ये मराठे आर्ट के पैट्रोनेज थे, जैसे कि म्यूज़िक, डांस वगैरह, ये सारी आर्ट्स होती हैं। और कई सारे रूलर्स उनमें से खुद भी पोइट्स थे, यानी कि कवि थे जो कविताएं या पोयम लिखते हैं। और ड्रामेटिस्ट थे। ड्रामेटिस्ट यानी कि जो ड्रामा लिखते हैं या नाटक लिखते हैं। ठीक है, तो थंजावुर रीजन में जो है वो एक पेंटिंग डेवलप होती है, ट्रेडिशनल थंजावुर स्टाइल की पेंटिंग, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, थंजावुर की स्टाइल वाली पेंटिंग है, ये अलग तरीके से पेंटिंग जो है वो बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक डेलिकेट गोल्ड फॉइल वर्क किया जाता है, यानी कि सोने की एक बहुत ही ज़्यादा पतली परत जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस पेंटिंग में। कैसे किया जाता है कि जो जैसे मुकुट वगैरह होते हैं पेंटिंग में, और कोई गहने वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, तो इन पर गोंद लगा दिया जाता है और उसके ऊपर में वो सोने की परत जो है वो चिपकाई जाती है। ये एक और पेंटिंग आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेगी कि ये अलग से जो है वो गोल्ड वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और इससे पेंटिंग में एक जान आ जाती है। पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है वो लगती है। ये आपको यहाँ पर देखने को ही मिल रही है ये पेंटिंग। ठीक है, तो इसमें एक तो गोल्ड का काम होता है, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिच और रेडिएंट अपीयरेंस इसमें आता है। रेडिएंट यानी कि चमकीला, एकदम चमकती है ये पेंटिंग जो है। ठीक है, और ये स्टाइल जो है थंजावुर स्टाइल की जो पेंटिंग है, इसमें जो गोल्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मराठास की पैट्रोनेज में ही डेवलप होती है, वही संरक्षण में। ठीक है, मराठे जो थे वो पेंटर वगैरह को अपने दरबार में रहने के लिए जगह दे रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो ये उनके टाइम पर डेवलप होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हो रही है भरतनाट्यम की। तो क्या आपने भरतनाट्यम के बारे में सुना है?
क्या आप ये जानते हो कि ये जो डांस फॉर्म है ये मराठों के साथ में डीप कनेक्शन रखती है, ठीक है। वो कनेक्शन क्या है उसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो और क्या पता लगा सकते हो, तो हमें पता करना है भरतनाट्यम और मराठों के बीच के कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा थोड़ा सा सरफरोजी के बारे में, ठीक। तो थंजावुर मराठा रूलर्स जो थे उनमें से सरफरोजी 2 के कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा नोटेबल हैं, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। ये अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस जानते थे, वेल वर्स्ड, यानी कि इनको उन चीज़ों की नॉलेज थी। तो इंडियन लैंग्वेजेस, यूरोपियन लैंग्वेजेस ये अच्छी तरीके से जानते थे, ठीक है। और इन्होंने मराठी प्ले लिखा है, मराठी प्ले यानी कि मराठी भाषा में इन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है देवेंद्र कुरवंजी, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है। आपसे ये पूछा जाए कि सरफरोजी 2 ने कौन सा प्ले लिखा या फिर देवेंद्र कुरवंजी किसने लिखा, तो आंसर हो जाएगा सरफरोजी 2, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या गया है वो इसमें आगे बताया गया है कि सरफरोजी 2 ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्राइब किया है, जितना वो जानते थे उस समय के बारे में उतना उन्होंने सब कुछ इसमें बता दिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे कि अलग अलग पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, अलग अलग साम्राज्यों के बारे में, देशों के बारे में, इन सब के बारे में जो है वो सरफरोजी 2 ने देवेंद्र कुरवंजी में लिखा हुआ है, ठीक है। सरफरोजी ने कई सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस को पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज मतलब वही अपने दरबार में रहने की जगह दी, उन्हें पैसे वगैरह दिए आर्ट डेवलप करने के लिए। तो कई सारे म्यूजिशियंस को इन्होंने पैट्रोनाइज किया। अब जब म्यूजिशियंस को पैट्रोनाइज कर रहे हैं ना, तो इससे म्यूज़िक डेवलप होगा। तो जो मॉडर्न कर्नाटिक म्यूज़िक है वो डेवलप होता है सरफरोजी के टाइम पर। कर्नाटिक म्यूज़िक क्या है, ये साउथ इंडिया का म्यूज़िक होता था, ठीक है। मतलब 2 तरीके से म्यूज़िक डेवलप हुए थे। एक था हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो कि नॉर्थ इंडिया में चला था, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया की स्टाइल थी। और एक यही कर्नाटिक म्यूज़िक था और ये था साउथ इंडिया का म्यूज़िक। तो साउथ इंडिया में ये वाली स्टाइल होती थी, ठीक है। तो ये डेवलप किसके समय पर होता है, मॉडर्न जो है इसका लुक कब आता है, सरफरोजी के समय पर, ठीक है। यानी कि कर्नाटिक म्यूज़िक सरफरोजी से पहले भी है भारत में, लेकिन मॉडर्न जो इसका रूप है, मतलब जो सबसे ज़्यादा इसका डेवलपमेंट होता है वो सरफरोजी के समय पर होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम की, उसके अर्ली स्टेजेस यानी कि उसकी भी मॉडर्न फॉर्म सरफरोजी के समय पर ही डेवलप होती है, ठीक है। भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है, तो यही लिंक है मराठों और भरतनाट्यम के बीच में कि सरफरोजी 2 के समय पर भरतनाट्यम अपनी मॉडर्न स्टेज में पहुंचता है। क्लियर हुआ। बाकी क्लासिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी आर्ट फॉर्म जो कि काफ़ी पुराने समय से, लंबे समय से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, और उसमें अपने कुछ नियम होते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा सकता है और सीखा भी जा सकता है, ठीक है। तो क्लासिकल यानी कि काफ़ी पुरानी एक आर्ट, तो भरतनाट्यम भी क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी एक मराठी इंस्क्रिप्शन, यानी कि मराठी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। इंस्क्रिप्शन आप जानते ही हो, हार्ड सरफेस पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, जैसे किसी पत्थर पर, किसी लकड़ी पर, किसी कॉपर की प्लेट पर, किसी पिलर पर, तो वह इंस्क्रिप्शन होती है। उसी में से जब हम पत्थर पर लिखते हैं ना, तो उसको हम स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिखी गई है बृहदेश्वर टेम्पल की वॉल यानी कि दीवार पर। इसमें भोसले फैमिली की हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। और ये लिखवाया किसने था, बेसिकली ये सरफरोजी ने ही लिखवाया था, ठीक है। तो सरफरोजी के बारे में आगे और बात कही जा रही है कि ये मेडिसिन में इंटरेस्टेड थे। मेडिसिन मतलब दवाइयाँ नहीं, जो मेडिकल साइंस होती है जिसमें अलग अलग बीमारियों का इलाज वगैरह किया जाता है, ठीक है, उनके बीमारियों के लक्षण देखे जाते हैं, बीमारियाँ पहचानी जाती हैं, तो वो चीज़ है, वो चीज़ होती है मेडिसिन। तो मेडिसिन में इंटरेस्टेड थे, तो इन्होंने धन्वंतरी महल इस्टेब्लिश करवाया। अब ये धन्वंतरी महल किसने इस्टेब्लिश करवाया ये पूछा जा सकता है, तो सरफरोजी ने, ठीक है। और ये था क्या धन्वंतरी महल, ये मेडिसिन का ही सेंटर था, मतलब कि एक हॉस्पिटल टाइप से था जहाँ पर जो डिजीज़ेज हैं, बीमारियाँ हैं, जो लोग हैं जो बीमार हैं उनका इलाज किया जाता था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता था, ठीक है। डिजीज़ेज का यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट होता था और इसमें इंडियन मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि भारत की खुद की जो ट्रीटमेंट वाले तरीके होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था और वेस्टर्न का भी इस्तेमाल किया जाता था। वेस्टर्न का मतलब है यहाँ पर यूरोप वाली टेक्निक से, क्योंकि यूरोपियंस भारत में आ गए थे, है ना। और वैसे
हम पता करें कि हम इसको वेस्टर्न क्यों बोल रहे हैं, तो ये है अपना भारत, ठीक है ना। भारत से वेस्ट में जब आप देखोगे तो ये यूरोप ही तो पड़ता है, और यूरोप के लोग ही यहाँ से भारत में आए थे। तो इन्हीं ये जो यूरोप आए थे ये अपने साथ में कुछ मेडिकल टेक्निक भी लेकर आए, तो उन्हीं का भी इस्तेमाल किया जाता था धन्वंतरी महल में। क्लियर हुआ। और इसके अलावा सरफरोजी टू ने प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू करवाई। प्रिंटिंग प्रेस मतलब जो जैसे अखबार छपते हैं, बुक छपती हैं, तो वो प्रिंटिंग प्रेस में छपती हैं, ठीक है। पहले जो है वो हाथों से लिखा जाता था, कोई लंबी लंबी मोटी मोटी बुक हैं वो सब हाथों से लिखी जाती थी, लेकिन फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आई तब ये चीज़ें जो है वो छपने लगी, ठीक है। तो इंडिया में ना प्रिंटिंग प्रेस यूरोपियंस पहले ही ला चुके थे। सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने गोवा में जो है वो लगाई थी, लेकिन ये यूरोपियंस ने लगाई थी। और ऐसा कौन सा इंडियन रूलर है, कौन सा नेटिव रूलर है जिसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगवाई, तो वो यही है सरफरोजी, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, यूरोपियंस पहले ही लेकर आ चुके हैं, इन्हीं की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली सरफरोजी ने और भारत में प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश करवा दिया। तो पहला ऐसा इंडियन रूलर जिसने प्रिंटिंग प्रेस लगवाई, तो उसमें नाम आता है सरफरोजी टू का। तो ये हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन्होंने भोसले फैमिली की हिस्ट्री लिखवाई थी, इंस्क्राइब करवाई थी। बेसिकली इंस्क्राइब यानी कि पत्थर पर लिखवाना। अब जैसे हम पेन और पेपर पर जब हम पेन से लिखते हैं तो आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन जब पत्थर पर लिखा जाएगा तो मुश्किल होगी ना, खुरच कर ताकत लगाकर लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ होती है इंस्क्राइब करवाना। तो बृहदेश्वर टेम्पल की वॉल्स पर, दीवारों पर इन्होंने इंस्क्राइब करवाया था। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो आपको ये देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा मंदिर है, ठीक है। ये इसका एंट्रेंस गेट है, और अगर आप इसको और क्लोज से देखोगे तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अलग अलग पिलर्स में जो है वो मूर्तियों की नक्काशी की गई है। मूर्तियाँ जो है वो इसमें से उकेरी गई हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो भोसले फैमिली की हिस्ट्री ही इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल में लिखवाई थी। अब सरफरोजी जो थे वो भोसले फैमिली से बिलोंग करते थे। कैसे? क्योंकि एकोजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी के सौतेले भाई यानी कि शाहजी के बेटे ही तो थे ये, और शाहजी भोसले थे, ये भोसले फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये जो है वो थंजावुर में आके बैठे हैं, तो नेक्स्ट जो भी रूलर बनेंगे वो सब भोसले ही तो होंगे, इसीलिए सरफरोजी भी भोसले थे। तो इन्होंने अपनी फैमिली का जो थंजावुर में बैठे हुए हैं उनकी हिस्ट्री लिखवा दी बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर, ठीक है। और ये जो दीवार पर इन्होंने लिखवाया ये इंडिया की लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शंस में से एक है, ठीक है। मतलब भारत में जो है वो कई सारी एक सिंगल इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती हैं। सिंगल इंस्क्रिप्शन यानी कि एक बड़ा सा पत्थर होता है और उसी पर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, वो सिंगल इंस्क्रिप्शन होती है। तो ऐसी जो कई सारी इंस्क्रिप्शन हैं, लार्जेस्ट जो हैं उनमें से एक है ये बृहदेश्वर टेम्पल की दीवार वाली, ठीक है। और ये सिंगल इंस्क्रिप्शन पोस्टेरिटी के लिए एक रिकॉर्ड है। पोस्टेरिटी यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी उनके लिए ये रिकॉर्ड का काम करेगी कि ये जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं ये अपने इतिहास के बारे में यहाँ से पढ़कर जो है वो जान सकती हैं। क्लियर हुआ? तो उनके लिए एक रिकॉर्ड का काम करती हैं ये। फिर जो कल्चरल इन्वायरमेंट था थंजावुर का वो मल्टीलिंगुअल था। कल्चरल इन्वायरमेंट यानी कि जो कल्चर्स थे वहाँ पर अलग अलग, वो मल्टीलिंगुअल हमें देखने को मिलते हैं। मल्टीलिंगुअल यानी कि कई सारी लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती थी, क्योंकि वहाँ पर कई सारे इन्फ्लुएंसेस का मिक्सचर था, ठीक है। कौन कौन से? एक तो लोकल तमिल कल्चर था वहाँ पे, फिर तेलुगु कल्चर था फॉर्मर रूलर्स का। फॉर्मर रूलर्स यानी कि मराठों से पहले जो रूलर्स रहे थे उनका तेलुगु कल्चर था, तो तमिल, तेलुगु, और उसके बाद में ये मराठी कल्चर आया। करंट रूलर का यहाँ पर मतलब वही है, हम मराठों के समय की बात कर रहे हैं, करंट का मतलब ये है, ठीक है। फिर मराठी कल्चर आया, तो ये सब आपस में इन्होंने इंटरैक्ट किया, ठीक है, और एक मिक्स कल्चर डेवलप हुआ जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंकरेटिक कल्चर। समझ गए? तो ये तो थंजावुर की बात हो गई, वहाँ पर किस तरीके से मराठे पहुँचे इसकी बात हमने कर ली। अब लास्टली एक टॉपिक है द मराठा लेगेसी, जो कि हमारे चैप्टर का पूरा निचोड़ है, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उसका कंक्लूजन है। क्लियर? तो लेगेसी क्या होती है? बेसिकली कि कोई भी इंसान या किसी सोसाइटी की कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे आइडियल्स होते हैं
कुछ ऐसे विचार होते हैं जो कि बाद के समय पर भी, कई सालों बाद भी लोगों को जो है वो इंस्पायर कर रहे होते हैं। वो होती है उनकी लेगेसी, मतलब वो लोग अपने पीछे कुछ ऐसी बातें छोड़कर जाते हैं जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो मराठों ने क्या क्या बातें छोड़ी, तो उसी को हम बोलेंगे मराठास की लेगेसी। तो क्या लेगेसी थी इनकी? इन्होंने मुगल डोमिनेंस को चैलेंज किया और इन्होंने लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बनाया बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, जिसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, और नेपाल भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव्स भी है। ठीक है, ये 7 कंट्री आती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इसी सब कॉन्टिनेंट को जब ब्रिटिशर्स ने हथियाया था, उस पर जो राज किया था, उनसे पहले की बात हो रही है। जो सबसे बड़ा इंडियन एम्पायर था वो मराठों का ही था। ठीक है, कंट्रोलिंग मच ऑफ सेंट्रल एंड नदर्न इंडिया। तो मराठों का जो रूल रहा वो सेंट्रल और नदर्न इंडिया पर रहा। इसको हम मैप से अगर समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से, ये सेंट्रल इंडिया हुआ और ये नदर्न इंडिया रहा। ठीक है, तो लगभग इस एरिया पर मराठों का कंट्रोल रहा था। दे सेटअप अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग, मतलब उन्होंने गवर्नेंस का या शासन करने का एक नया तरीका सेट किया, और उनके पास में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, और उन्होंने जो लोकल हिंदू ट्रेडिशंस थे उनको भी रिवाइव करवाया बिना किसी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि वो रिलीजियसली या धार्मिक रूप से कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और जो हिंदू ट्रेडिशंस हैं उनको रिवाइव करवा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को दोबारा से बनवाया गया था, मतलब उसकी मरम्मत करवाई गई थी, है ना। सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई गई थी, अहिल्याबाई होलकर ने करवाई थी, और जगन्नाथ पूजा जो है उसको रिवाइव करवाया गया था। ये सब क्या है? ये सब हिंदू ट्रेडिशंस है ना। तो इनकी जो ब्रेव फाइट चल रही थी, जो बहादुरी से ये लड़ रहे थे, किसके खिलाफ? ऑपरेसिव रूल के खिलाफ, यानी कि ऐसा रूल, ऐसा शासन जो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, और फॉरेन पावर के खिलाफ ये लड़ रहे थे। ठीक है, फॉरेन पावर जैसे कि भारत में यूरोपियंस बैठे हुए थे, अंग्रेज़ वगैरह, और जो मुग़ल आए थे वो भी बाहर से आए थे, तो वो सब फॉरेन पावर हैं, है ना। तो ये सब इनकी जो ब्रेव फाइट है वो कैसे हो पा रही है? क्योंकि इनका एक आइडियल था जिसका नाम था स्वराज्य, जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा। तो ये फायरी आइडियल था। फायरी यानी कि हम कह सकते हैं जलता हुआ या बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला एक आइडियल, एक आदर्श, वो था इनका स्वराज्य, कि हम अपना खुद का एक राज्य इस्टेब्लिश करेंगे, खुद उस पर शासन करेंगे, मराठों का अपना खुद का शासन होगा। इसी वजह से ये फॉरेन पावर और ऑपरेसिव रूल के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, बाद में इस स्वराज्य के कॉन्सेप्ट ने कई सारे इंडियंस को इंस्पायर किया, और वो लोग ये बिलीव कर सके कि वो लोग खुद को गवर्न कर सकते हैं, भारत के लोग भारत को खुद चला सकते हैं। ये जो अंग्रेज़ बैठे हैं इनको निकालो बाहर। ठीक है, तो इनका जो आइडिया है वो इंडियंस को क्या कर रहा है? इंस्पायर कर रहा है, लेकिन काफ़ी बाद में जाकर। तो ये क्या है? ये लेगेसी हुई। ठीक है, मराठों की लेगेसी ही हुई उनका स्वराज्य वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? तो इसने जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के जो अर्ली सीड्स थे, जो बीज थे, वो बो दिए थे। ठीक है, स्वराज्य के कॉन्सेप्ट ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स से भारतीय लड़ाई करेंगे, अपना फ्रीडम मूवमेंट चलाएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन चलाएंगे, तो उसके लिए जो नींव रखी थी वो मराठों के स्वराज्य ने ही रखी थी। ठीक है, इसी से ही भारतीय बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। तो ये क्लियर हुआ आपको? ये पूरे के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमारा अब चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स पे मेंशन कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।